Hello all. So today we have Muskan Srivastav with us who has secured All India rank 98 in her very first attempt. So congratulations Muskan on getting this success. Himanshu sir. Congratulations from my side also, Muskan. And just now we were talking with Muskan in general. So she told her story, the journey so far in UPSC. And I can say that I was really inspired. So definitely I would like Muskan to share her story so that the students who are watching us can also get that inspiration. Thank you, sir. Thank you, sir. Hello, everyone. I am Muskan. This was my first attempt, and I have been preparing for the UPSC from 1.5 years. I started my preparation from 2022, and that time I was also doing a job. As after the prelims, I left my job and fully focused on the UPSC preparation. And I was a student of 500 plus classes of Himanshu sir, and I would really like to thank him. Because of him I was able to score good marks in geography and make myself appear in that holy list. Thank you. So Muskan, we were discussing about Muskan's journey. So Muskan, you were in Microsoft and you were doing work from home. और तभी मुस्कान के माइंड में दिमाग में ये आया और फैमिली ने भी बोला कि अगर इतनी मेहनत वर्क फ्रॉम होम के लिए किसी प्राइवेट जॉब के लिए कर रही हो तो व्हाई डोंट यू आर डूइंग द सेम हार्ड वर्क फॉर यूपीएससी। तो कैसा पूरा जर्नी था, प्रोसेस था और कैसे स्विच हुआ प्राइवेट सेक्टर से यूपीएससी की तरफ आना? सर मेरे फादर भी एक्चुअली वॉज इन अ गवर्नमेंट जॉब, ही इज़ एन ऑफिसर, एंड मेरे ग्रैंडफादर भी थे। तो देखा तो था ही पहले से कि एक कितना अच्छा काम आप इम्पैक्ट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। एंड उस टाइम वर्क फ्रॉम होम में था एंड आई वाज स्टक एट होम। उस समय इतना ओपन भी नहीं हुआ था, कोरोना का बहुत ही न्यू टाइम था। तो धीरे धीरे ये ख्याल आया तो फिर प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। इनिशियली मेरा इतना ज़्यादा कोई वो नहीं था। आफ्टर ऑल मैंने माइक्रोसॉफ्ट में भी जॉब पाने के लिए बहुत मेहनत कर चुकी थी एंड इट वाज अ गुड जॉब। सो इतना सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, बट initially I started to like that preparation. I started to like reading about polity and economy. फिर धीरे धीरे after that around 2022 February or March I decided that at least I will attempt this examination. विद जॉब ओनली? Yes sir, I was doing with that job. एंड फिर धीरे धीरे पहले तो स्टार्टिंग में 3-4 आवर्स 5 आवर्स से मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता था क्योंकि जॉब में भी आपको टाइम देना रहता है। वीकेंड्स में थोड़ा सा और ज़्यादा मैंने मेहनत करने की कोशिश करी एंड देन आई थिंक आई स्टार्टेड टू गेट इन शेप फॉर इन दिस प्रिपरेशन कि थोड़ा सा मुझे तैयारी होने लगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के मुझे लगने लगा येस आई कैन डू इट, एंड देन फिर सीरियसली पढ़ाई करी एंड फिर रेस्ट इज लाइक जस्ट। सो मुस्कान, बहुत सारे स्टूडेंट जो 2025 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये पूछेंगे कि आपने कोई फाउंडेशन कोर्स किया है जीएस के लिए, कोई आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल या फिर ऑप्शन लेने के लिए इन जनरली क्या है कि लोग कम से कम 3-4 महीने की तो स्ट्रेटेजी लगा देते हैं कौन सा ऑप्शन लें तो आपने कब ये सोचा कि कौन सा ऑप्शन लेना है? जीएस का फाउंडेशन करना था या नहीं करना था? और ज्योग्राफी ऑप्शनल भी आपने जब सेलेक्ट किया तो आपने फिर उसका फाउंडेशन नहीं किया जो आपने बताया, तो इन सब का क्या आपके माइंड का थॉट प्रोसेस था? सर इनिशियली ये ऑप्शनल लेने के लिए सर आई वाज एट होम, तो एज सच कोई डायरेक्टली गाइडेंस नहीं थी मेरे पास। तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे सर्चेस किए। उस समय सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी बहुत पॉपुलर ऑप्शनल हुआ करते थे। तो मैंने पहले सोचा कि मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल लूँगी एंड देन सोशियोलॉजी मैंने एक्चुअली काफ़ी पढ़ भी लिया था, काफ़ी सारे, बट मुझसे पीवाईक्यू देख के मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं ये कर पाऊँगी एंड मुझे नहीं लगता है कि मेरा एप्टीट्यूड वैसा था। तो आई थॉट कि मुझे ऑप्शनल पे अपने हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से मुझे लेना चाहिए ऑप्शनल। फिर जीएस में उस टाइम मैं ज्योग्राफी पढ़ रही थी, सो आई वाज ऑलरेडी लाइकिंग ज्योग्राफी एंड स्कूल टाइम में भी मुझे याद है कि 9th-10th की क्लास में ज्योग्राफी आई लाइक दैट सब्जेक्ट। एंड इंजीनियरिंग मैंने कर रखी है, बट आई वाज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इन इंजीनियरिंग, तो उसका डायरेक्टली ऑप्शनल अवेलेबल नहीं था। तो एक और मेरा ऑप्शनल का चॉइस था मैथमेटिक्स। तो ये दोनों मैंने फिर फाइनली काफ़ी ज़्यादा सर्च करके अपने सारे ऑप्शनल के प्रोज एंड कॉन्स एंड उनका सिलेबस देखने के बाद प्रॉपरली तब ये मैंने 2 लिस्ट आउट किए थे। बट फिर ज्योग्राफी मैंने फिर चूज़ किया। उसका रीज़न ये था कि ज्योग्राफी में थोड़ा जीएस का ओवरलैपिंग है, मैथमेटिक्स वुड बी एंटायरली अ डिफरेंट सब्जेक्ट, इसलिए मैंने ज्योग्राफी चूज़ किया।
एंड फिर मैंने ज्योग्राफी के जो मैंने लिस्ट बनाई, बुक लिस्ट आफ्टर सीइंग द टॉपर्स टॉक्स, एंड फिर मैंने उस बुक्स को स्टडी किया एंड उसके थ्रू मैं ऑप्शनल मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। एंड उसके फिर मैंने प्रीलिम्स के बाद हिमांशु सर की 500 प्लस क्लासेस की। तो मैंने सिलेबस तो एक बार पढ़ रखा था, कुछ कुछ पोर्शन में ज़्यादा भी पढ़ रखा था कि मतलब चीज़ें याद थी, बट कंसोलिडेशन नहीं था कंटेंट का, एंड आंसर राइटिंग सही से नहीं की हुई थी। तो वो सब मेनली मैंने ये प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए किया था। और कभी ऐसा नहीं था फियर ऑफ मिसिंग आउट की, कभी फाउंडेशन कोर्स नहीं किया ऑप्शनल का या फिर जीएस का, तो उसको कैसे माइंड को इंटैक्ट रखा कि नहीं आई कैन डू माई सेल्फ ऑल्सो? सर एक्चुअली क्योंकि जॉब करते थे तो मेरे पास मुझे पता था कि मेरे पास टाइम नहीं है एज अ फाउंडेशन जीएस का करने के लिए। सर जीएस की प्रिपरेशन मैंने आंसर राइटिंग जीएस की एक्चुअली काफ़ी अच्छे से कर रखी थी। प्रीलिम्स के पहले ही मैंने 300 to 400 क्वेश्चंस आंसर्स जीएस के कंप्लीट कर लिए थे, एंड मैं उनको अपने टॉपर्स कॉपी के साथ मैच करने की कोशिश करती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि आई एम राइटिंग लाइक मतलब जिस तरीके से वो लिख रहे हैं, मेरे एग्जाम्पल्स किस तरीके से कितने बड़े पॉइंट्स हो रहे हैं, कितने पॉइंट्स हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं मैच होने लगी थी प्रिपरेशन। तो इस वजह से मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ ज़्यादा कि पर मुझे ये ज़रूर लगता है कि शायद अगर मैंने फाउंडेशन की होती, तो मेबी शायद ये जर्नी थोड़ा मेरे लिए आसान होती, क्योंकि यहाँ पे सारी जर्नी मुझे अपने आप खुद फिगर आउट करना पड़ा, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। बट ओवरऑल बस होता चला गया, एंड आई वुड लाइक टू थैंक गॉड फॉर दैट एंड माय फैमिली फॉर देयर सपोर्ट। सो मुस्कान, एक ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेकर के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं मार्केट में। शायद तुमने भी वो मिसकंसेप्शंस सुने होंगे जब स्टार्ट करने की कोशिश की थी। जैसे एक मिसकंसेप्शन ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेकर के ये है कि ये एक ऐसा ऑप्शनल है जिसमें 5 साल लग जाते हैं, पंचवर्षीय योजना बन जाती है। बट तुम्हारे केस में ऐसा नहीं रहा, बिकॉज वन थिंग कि तुमने इनफैक्ट ये ऐसा नहीं रहा तब भी जब तुमने खुद से प्रिपरेशन की, दैट इज़ वन थिंग। तो तुम्हें इसके बारे में क्या कहना कि हाउ यू आर एबल टू डू द थिंग्स इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम? सर मुझे ये लगता है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल, पहली बात तो अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल ले रहे हैं तो उसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी बात है। जैसे मैंने अपना भी केस दिया कि सोशियोलॉजी में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, एंड उस समय मैंने अपनी स्ट्रेंथ की बजाय केवल हियर से पे ऑप्शनल चूज़ करने की कोशिश करी थी। तो ज्योग्राफी में भी अगर मिसकंसेप्शन ऐसा है, तो कई बार हो सकता है आप ज्योग्राफी में आप अच्छा स्कोर कर सको, एंड आपकी ज्योग्राफी एक आपका अच्छा हो सकता है एप्टीट्यूड, बट आप ऐसे ही हियर से पे आप नहीं कर रहे हो। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, नहीं तो आपका समय वेस्ट हो सकता है। आफ्टर ऑल मैंने सोशियोलॉजी में पढ़ने में भी 1 मंथ लगाया था उसको उस टाइम करने के लिए। एंड सेकेंडली सर मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शनल की प्रिपरेशन हो चाहे जीएस की प्रिपरेशन हो, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक ही काम करना है, देयर इज़ अ डॉट कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, एक फाइनल पॉइंट तक ही पहुँचना है। वो एक स्ट्रेट लाइन है। अगर आप भटकने की कोशिश करेंगे तो आप पहुँच तो सकते हो, बट वो आपका लेंथ जो आपको जर्नी ट्राई करनी होगी वो लंबी हो जाती है। तो बहुत ही आप इसके लिए आपको सिंपल सा काम करना होता है, आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी लोग कर चुके हैं उस पे आप फॉलो कर लीजिए। एक इसमें कोट भी बोला है कि यू विल हैव टू लर्न फ्रॉम द अदर्स एक्सपीरियंस, अदरवाइज़ इफ यू वांट टू लर्न ओनली फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, यू डोंट हैव दैट मच बिग लाइफ। तो जो मैंने ऑप्शनल अलग-अलग उनका देखा, मैंने टॉपर्स का देखा कि उन्होंने कैसे किया है, मैंने उसको फॉलो किया। क्लासेस का रिकमेंडेशन भी मुझे अलग-अलग टॉपर्स के थ्रू पता चला था सर की क्लासेस का, एंड मैंने वो किया। एंड बट हर ऑप्शनल में खुद की मेहनत है। ज्योग्राफी ऑप्शनल पे भी अगर आप फोकस करेंगे, आई थिंक इट कैन बी वेरी रिवॉर्डिंग, एंड उससे आपकी काफ़ी और भी स्ट्रेंथ एरियाज़ हो सकते हैं। जीएस में काफ़ी मदद मिलते हैं। आप ऐसे-ऐसे केस स्टडीज़ उसमें लिख सकते हो जो कि मे बी शायद अदर लोग नहीं लिख पाएँगे। तो आप ऑप्शनल अगर सही से किया जाए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से, तो ज़रूर किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए 5 इयर्स की ज़रूरत है। एक और इसी सेंस में एक मेरा क्वेश्चन और है कि जैसे तुमने 500 प्लस ज्वाइन किया प्री और मेंस के बीच में, नॉर्मली अगर मैं देखूं तो उस बीच में मैं काफ़ी सारा कंटेंट आपको पढ़ा देता हूँ, दे देता हूँ। तुमने भी ये महसूस किया होगा कि कंटेंट तो बहुत हैवी हो गया था। तो वो 3 मंथ्स में उस कंटेंट को तुमने कैसे मैनेज किया along with the GS प्रिपरेशन? सर आपकी क्लासेस शायद 4 क्लासेस होती थी पर वीक।
तो सर की मैं क्लासेस कंप्लीट कर दी थी, मैं ऑनलाइन मोड में थी, तो थोड़ा-सा रिकॉर्डिंग में हल्का-सा फास्ट हो जाता था, तो वो क्लासेस थोड़ी-सी शॉर्टर हो जाती थी एंड मैंने उसी दिन का कंप्लीट करके साइड में रखने का मेरा टारगेट रहता था कि जिस दिन वो क्लासेस करी और उस दिन कर लिया। तो उसमें मेरे ऐसे लगभग 6 आवर्स लग जाते थे ऑप्शनल को, क्योंकि अराउंड 3 एंड हाफ आवर्स लग जाता था सर की क्लासेस कंप्लीट करने में एंड बचे हुए टाइम उसमें। फिर मैं बचे हुए 4 टू 5 आवर्स मैं जीएस को देती थी एंड क्योंकि 4 क्लासेस होती थी, स्टिल अभी वीक में 3 डेज़ और होते हैं, तो मैं उसमें उस वीक का सेकंड राउंड भी रिवीजन उसी टाइम करके साइड में रख देती थी एंड जिस दिन सर की क्लासेस नहीं होती थी, उसमें मैं यही चीज़ रिवर्स कर देती थी कि जैसे मैं 6 आवर्स जीएस पढ़ रही हूँ और 4 आवर्स मैं ऑप्शनल के लिए कर रही हूँ और इसी तरीके से मैं करती गई। अगर आप उसको पाइल अप होने देंगे, तो आपको लास्ट मोमेंट में आपको चीज़ें नहीं याद हो पाएँगी एंड कंसोलिडेशन नहीं हो पाएगा। एंड सर की क्लासेस भी आई थिंक मिड ऑफ अगस्त कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद आपके पास स्टिल 1 मंथ है पूरा वापस रिवाइज़ करने के लिए, 1-2 बार और रिवाइज़ करने के लिए। एट द एंड अगर आप उसमें भी जैसे 2 बार तो उसी टाइम हो गया पर वीक, फिर आप लास्ट में भी अगर आप 1 बार और करते हो, तो 1-2 बार और हो जाता है एंड वो 5 डेज़ में भी 1 बार हो जाता है। तो मेरे 4 रिवीजन्स हो गए थे। सर ने तो ज़्यादा रिकमेंड किए थे सर, पर मेरे 4 रिवीजन इस तरीके से कंप्लीट हो गए थे एंड फिर आप क्वेश्चंस भी लिखते हो। क्वेश्चन लिखने में भी पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करने में भी काफ़ी चीज़ें मेमोराइज़ेशन करने में उसमें रीइंफोर्स हो जाती हैं लिखने में। तो मैंने यही इस तरीके से फ़ॉलो किया। बट इसमें आप ब्रेक नहीं ले सकते हैं। अगर आपने सोचा कि मैं 3-4 दिन चलो थोड़ा-सा ब्रेक ले लेते हैं या इधर चले जाते हैं, तो ये आपका स्पिल ओवर हो जाएगा, जो आपको वापस पैच अप करने में काफ़ी मेहनत लग सकती है। तो मैंने कहीं भी बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया। मैं लगातार लगी रही जब तक कि सर की क्लासेस कंप्लीट नहीं हो गई। मैंने जिस तरीके से जिस दिन जो आ रही है मैंने कंप्लीट करती गई, उसको कंप्लीट करके साइड में पर वीक करते चले गए। इससे धीरे-धीरे हो गया एंड फिर मैं जो ये बात बोली ना कि ब्रेक नहीं लिया, तो इसका एक बहुत अच्छी एनालॉजी है कि अगर आप सड़क पे सपोज कार ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, इफ़ यू आर एट अ पर्टिकुलर स्पीड, मतलब एक आप स्लो स्पीड पे ड्राइविंग कर रहे हैं एंड इफ देयर इज अ पॉट होल ऑन द रोड, देन व्हाट विल हैपन, यू विल फील दैट जर्क। वो जर्क जो है ना आपको स्ट्रांग लगेगा। लेकिन अगर आप तेजी से गाड़ी चला रहे हो, तो वो आप पॉट होल के ऊपर से निकल जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कंटिन्यूटी, एक स्पीड से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मुस्कान, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अब ये देख के बोलेंगे कि ये तो कुछ है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है, इट्स अ केस ऑफ प्रोडिजी, या फिर बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा टैलेंट है कि जिसने क्या है कि विदाउट फाउंडेशन ऑफ ऑप्शनल एंड जीएस एंड ऑप्शनल को क्या है कि प्री के बाद पहले बुक्स पढ़ के और फिर प्री के बाद क्या है 500 करके कंप्लीट कर दिया। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो 4-4 5-5 साल से क्या है कि 500 प्लस कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहीं और फाउंडेशन कोर्स लिया, कुछ फाउंडेशन कोर्स भी रिपीट करते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फाउंडेशनल इश्यूज़। तो उनके लिए आप क्या बताना चाहोगे कि कितना परसेंट आपका जो सक्सेस है वो कितना परसेंट एग्जीक्यूशन पे डिपेंडेंट था, आपके डिसिप्लिन पे डिपेंडेंट था, और कितना परसेंट आपका एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एज कम्पेयर टू अदर्स वाले सेंस में ज़्यादा था? सर आई बिलीव कि यूपीएससी एक बहुत बड़ा ग्रेट लेवलर है। यहाँ पे बहुत ही एलीट कॉलेजेस के भी लोग आके फेल हो जाते हैं और एक रिमोट एरिया से टियर 3 टियर 4 कॉलेजेस से भी पढ़ के लोग टॉप कर सकते हैं। तो इस सेंस में यूपीएससी एक बहुत बड़ा ग्रेट लेवलर है। मुझे यहाँ लगता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में रखनी होगी। आप एक चीज़ पे ट्रस्ट करिए और उसी पे ही टिके रहें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आप बहुत सारा कंटेंट बहुत सारा रीड करें, पर अगर आपको कुछ याद ना रहे, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप एक चीज़ पे टिके रहें और वो आपको अच्छे से करें। तो मुझे यहाँ लगता है एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आंसर राइटिंग उस तरीके से करना, उस डिसिप्लिन में, उस तरीके से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें केवल इंटेलेक्ट का रोल नहीं है एंड आई ऑलवेज़ बिलीव कि हार्ड वर्क ऑलवेज़ बीट्स इंटेलेक्ट एंड टैलेंट। तो हार्ड वर्क इज़ की एंड ऑल्सो आज के ज़माने में तो स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है। And saying about the smart work, what she's saying is absolutely correct, and I also totally believe this. You have to do the hard work, but the thing is कि बहुत सारे लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं बट साथ में वो स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, एंड द स्मार्ट वर्क रिक्वायर्स यू टू स्टिक टू वन कंटेंट एंड डू इट मल्टीपल टाइम्स। अगर हम देखें तो देखने में तो सिलेबस बहुत बड़ा लगता है, ठीक है, मगर हम लेकिन सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उनके लिए एक ही टॉपिक, एक ही सोर्सेस चूज कर लें, फिक्स कर लें कि हमें बस यही पढ़ना है, और उसी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ें, रिवाइज करें, मेमोराइज करें, उसको प्रैक्टिस करें। मुझे लगता है कि जर्नी इजी हो जाती है, और जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी
अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और मुस्कान इज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट। बट जैसे मुस्कान, वाइल यू वर रीडिंग ऑल दीज थिंग्स आफ्टर योर स्कूल और कॉलेज के बाद, तो कहीं कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है ना कि एक लाइफ में एकेडमिक रिवेंज भी लेते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें उनको स्कूल में सही से समझ में नहीं आई हैं। सोशल साइंसेज ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का स्कूल में पेन पॉइंट रहता था कि इसमें नींद आ जाती है, ठीक है। तो जब वो वापस क्या है कि एक लाइफ में एक मैच्योरिटी को अचीव करने के बाद वापस इन सब एनसीईआरटीज और इन बुक्स के पास आते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स क्या है कि इंटेलेक्चुअल जर्नी पे निकल जाते हैं, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो दे विल बी गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ दोज थिंग्स, और फिर क्या है कि वहां से क्या है कि डाइवर्जेंस स्टार्ट हो जाता है यूपीएससी की एक्चुअल प्रिपरेशन का और आपकी इंटेलेक्चुअल जर्नी जिस पे आप निकल चुके हो, ठीक है। तो आपके पास भी ऐसे कुछ मूवमेंट्स आए होंगे जहां पर आपको लग रहा था कि नहीं इसको मैं डेप्थ में समझूं, इसको मैं क्या है कि और अंदर तक रब करूं ताकि मेरे को क्या है कि इसका पूरा 100% कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज क्रिएट हो माइंड में। तो उन पॉइंट्स पे आपने क्या ध्यान रखा कि नहीं मुझे वहां पर इंटेलेक्चुअल जर्नी पे डाइवर्ज नहीं होना है, अगर ऐसा हुआ हो तो? सर इसके लिए तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्योंकि मैंने लिमिटेड टाइम में प्रिपरेशन किया तो मुझे लगता है कि वो भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है। क्योंकि आप लिमिटेड टाइम में प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास टाइम नहीं होता है इधर-उधर इंडल्ज करने के लिए। एंड मैंने अपनी जो मेरी स्टडी टेबल थी उसमें मैंने सामने लगा रखा था आई एम हियर टू क्लियर एग्ज़ामिनेशन नॉट टू बिकम एन एक्सपर्ट। तो सर मेरा माइंडसेट ही वो था कि सर मुझे नॉलेज इकट्ठा नहीं करनी है, मुझे कोई अ, पीएचडी नहीं करनी है सर, मुझे एग्ज़ाम मतलब क्लियर करना है एंड एग्ज़ाम क्लियर करना एंड उतनी नॉलेज होना ये 2 अलग-अलग बातें हैं। तो मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा एंड मैं उसी लाइन पे ही फ़ोकस्ड रही एंड जितना करना चाहिए मैंने उससे ज़्यादा नहीं किया। मैंने बिल्कुल भी 6th क्लास की कोई एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ने की कोशिश करी कि मतलब मैंने ट्राई किया एक मुझे लगा वो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मैं डायरेक्टली 10th 9-10 से स्टार्ट कर सकती हूँ। मैंने बस उसको एक बार करके साइड कर दिया और मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नहीं भी की। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर किसी को जैसे अगर ज़रूरत लगती है तो उनको ज़रूर करना चाहिए, अगर उनके पास समय है तो ज़रूर करना चाहिए। पर मुझे ऐसा पर्सनल वो लगा कि मुझे एक-एक चीज़ पे इतना नहीं, मुझे बस अपना समय को कंज़र्व करना है। मुझे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देना है, मेरा वही टारगेट था कि मैं कैसे अपने टाइम को मैक्सिमाइज़ कर सकूँ। तो मैंने उसी के हिसाब से सारे डिसीजंस लिए। इस पे हिमांशु सर आपका क्या कहना है कि आप भी जब बताते हो कि आप प्रिपरेशन में थे तो काफ़ी क्या है कि चीज़ों की डेप्थ में आप चले गए थे। आपने एक पर्सनल इंसिडेंस आप शेयर करते हो कि जियोमॉर्फोलॉजी जब आप पढ़ते थे और फिर बाद में पढ़ाने लगे तो उसमें जियोलॉजिकल वाला जो आपका टच है वो बहुत स्ट्रांग है, जो काफ़ी जियोमॉर्फोलॉजी वाले टीचर्स का नहीं है यहाँ पर ओआरएन में। तो आपका उस पे ये कहानी थी कि आपका जो रूममेट था वो जियोलॉजी का ऑप्शनल था उसके पास, तो आप उसकी किताबें पढ़ रहे थे उस टाइम पे। तो ये कहाँ आपने फिर उसको किस तरीके से बैलेंस नहीं कर पाए, कहाँ गलती हुई वो, या आपका टीचर बनना ही वाज योर रोल? मुझे लगता है कि कई बार व्हाट आर द डायरेक्शंस यू गेट अबाउट द एग्जाम, दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट। तो मेरे साथ कुछ वैसा कोई गाइड करने वाला स्टार्टिंग में नहीं था। तो अगर आप एक एवरेज बैकग्राउंड से आते हैं तो ये एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर आप एक बहुत बड़ा हुआ बना हुआ है इस एग्ज़ाम को बिल्कुल। लेकर के, ठीक है। तो उसी के उस ग्लैमर में मैं खो गया एंड अल्टीमेटली आई हैड दिस परसेप्शन कि जब तक आप नॉलेज में परफेक्ट नहीं होगे तब तक ये एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं कर सकते हो। और रियलिटी क्या है? और रियलिटी ये है कि दिस इज़ एन एग्ज़ाम विच इज़ जस्ट लाइक योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। किसी भी नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह है, आपको अपना सिलेबस पूरा करना है, उसको अच्छे से रिवाइज़ करना है और जा कर के एग्ज़ाम में लिख देना है। इनफैक्ट मैं मतलब मैं कह रहा हूँ कुछ कई बार जो स्टार्टिंग की डायरेक्शंस होती है ना, वो अगर आपकी गलत हो गई तो फिर वो बात नहीं बनती। तो मुस्कान, मतलब हाउ वाज योर टिपिकल डे बिफोर प्रीलिम्स और प्रीलिम्स के बाद प्री और मेंस के बीच में जो 100 ऑड डेज होते हैं, तो उसमें आपका क्या रूटीन रहा था ताकि इतना सारा जो आपको पता लगा कि बाद में 5 मिनट करने के बाद कह रहे तो बहुत सारा डेफिसिट है ज्योग्राफी ऑप्शनल की प्रिपरेशन में, तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा हार्डवर्क आपने लगाया होगा, तो क्या एक पूरा डे रहता था? सर मेरा डे जनरली 7 ओ क्लॉक पे ऐसे सुबह उठना सबसे पहले मुझे सनलाइट लेने की हमारे घर में बचपन से सिखाया गया है। अगर आप सनलाइट नहीं लेते हैं तो आप बहुत ही लेज़ी पूरा दिन फ़ील कर सकते हैं। तो मैं अभी भी कोई भी मुझे मिलता भी है तो मैं सबसे उससे पहले कहती हूँ कि कोई भी मुझसे कहता है कि आई फ़ील वेरी लेज़ी थ्रू आउट द डे, बहुत नींद आती रहती है। मैं सबसे पहले कहती हूँ सुबह उठ के पहले धूप लेके आओ। आराम से 15-20 मिनट वहाँ मैं वॉक करूँगी। मेरे यहाँ वहीं अपने टेरेस पे मैं वॉक करके एकदम
फिर वापस मैं वहाँ से मैं पढ़ने बैठ जाती थी अराउंड 7:45 और सो। एंड फिर वहाँ से मैं कोशिश करती थी कि मैं लगातार थोड़ा पढ़ूँ। बीच-बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक होता था। एंड मेरे मम्मी-पापा ने मेरा बहुत ख़्याल रखा। मुझे अपना खुद का ब्रेकफ़ास्ट भी लेने नहीं जाना पड़ता है, मेरे टेबल पे पहुँचा दिया जाता था। उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ उनकी। एंड फिर मेरा यही ऐसे ही शेड्यूल चलता था वही 1 ओ क्लॉक और सो के आसपास, जिसमें मैं फिर लंच करके मेरा थोड़ा-सा लंबा ब्रेक होता था, जिसमें मैं एक 20-30 मिनट्स का मैं नैप लेती थी। एंड फिर वही अराउंड 2:30 और सो मैं फिर पढ़ने बैठ जाती थी। एंड इस तरीके से फिर वही स्लॉट्स होते थे 5 और 6 तक की चलेगा, फिर मैं थोड़ा-सा आधा घंटा वॉक करूँगी एंड इस तरीके से फिर रात तक की। पर मैं टाइम से सो जाती थी, मैं बहुत लेट तक की जगने वालों में से नहीं हूँ, बहुत सुबह जल्दी उठने वालों में से भी नहीं हूँ। मैं 11 बजे मैं लेट जाती थी, मैं पूरे 8 घंटे की नींद लेती थी। मुझे ऐसा लगता है कि सबको नींद तो ज़रूर पूरी करनी चाहिए। आप जिम भी जाते हैं या एक्सरसाइज भी करते हैं तो उसको मसल रिकवरी के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। एंड ब्रेन भी एक आपकी मसल है, उसका आपको ख्याल रखना चाहिए अपने हेल्थ का। मैं प्रीलिम्स और मेंस के यही मेरा कंसिस्टेंटली शेड्यूल रहा है। एंड मुझे लगता है कि मैंने कंसिस्टेंटली ऐसे शायद प्रीलिम्स से पहले मैं शायद 9 आवर्स और सो ऐसे पढ़ती थी। एंड क्योंकि प्रीलिम्स के बाद से सर की क्लासेस थोड़ी हैवी थी एंड उसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा आवर्स की पुट इन करने की ज़रूरत थी, तो 10.5 आवर्स और 11 आवर्स। बट मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई भी दिन 11 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करी है। एंड पर उसमें सब चीज़ काम हो जाते थे। मेरी पूरा नींद भी ले सकती हूँ, मैं थोड़ा आधे घंटे टीवी भी देख लेती थी रात में, सब कुछ हो जाता है। तो अगर आप टाइम सही से मैनेज करें, सब सारे काम हो सकते हैं उतनी देर में। काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि यार कुछ ऐसे 16 आवर्स की 18 आवर्स की कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी मिल जाती तो मज़ा आ जाता। मतलब पीपल आर सर्चिंग फॉर दैट काइंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, है ना। साइकोलॉजी क्या है कि वो ऐसा बनाते हैं कि कुछ ऐसा एक्सट्रीम अब आ जाए ताकि हम सारी चीज़ें अपसाइड डाउन कर दें हमारी लाइफ में जो गलत चल रही हैं। बट जो मुझे लगता है कि जो मंत्रा है कि सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, तो वो वाले पे आप चलें। सर मुझे ऐसा लगता है कि आप मैं अगर मुझे केवल वीक में 2 दिन पढ़ने हों तो मैं 16 आवर्स पढ़ सकती हूँ। पर अगर मुझे वीक में हर दिन पढ़ना है तो मैं 16 आवर्स बिल्कुल नहीं पढ़ सकती हूँ। अगर मेरी हेल्थ नहीं सही रहेगी, मेरा माइंड मतलब ओपन नहीं रहेगा, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं किसी को नींद आ रही होती है, मैं कह देती हूँ सो जाओ। सोते-सोते पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा है। तो मैं पूरा दिन एक्टिव रहती हूँ, मतलब मुझे शायद ही किसी ने देखा हो कि मैं ऐसे स्लीपी, लेज़ी, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। एंड क्योंकि पर मैं इसके लिए अपना करती हूँ कि मैं नैप लेती हूँ दोपहर में 20-30 मिनट्स का। मैंने मेंस के सारे एग्ज़ाम के बीच में भी नैप लिया है। वापस वहाँ अपना दे के आ रही हूँ 12 बजे, खाना-पीना सब बाद में। मैं पहले वो डैडी आते थे कार से, मैं कार में पीछे नैप ले रही हूँ 20-30 मिनट्स का खाना वगैरह और फिर उठ के। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने हेल्थ की बहुत ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए और ये लोग बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। यस। आपको अच्छा फूड नहीं मिलेगा, आप अच्छे से सो नहीं रहे हो, अच्छे से आपको सनलाइट नहीं मिल रही है, आप वॉक नहीं कर रहे हो, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं रह रहे हो, तो आप अपने बेस्ट परफ़ॉर्मेंस पे नहीं हो। तो ये इस चीज़ का आपको बहुत इम्पोर्टेंटली ख़्याल रखना चाहिए। आपको अच्छा खाना ज़रूर खाना चाहिए। आपको मतलब मैं तो ज़रूर रिकमेंड करती हूँ और 16-17 आवर्स पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहें तो ज़रूर करिए, पर मुझे ऐसा पर्सनली मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती हूँ। एंड मैंने खुद भी कभी 16 आवर्स, मेरे 11 घंटे भी शायद ही मैं नोट डाउन करके दे सकती हूँ कि 10 दिन से ऊपर भी नहीं हुआ होगा जिस दिन 11 घंटे मैंने पढ़ाई करी हो। पर हाँ 10 आवर्स 10.5 आवर्स ये मेरा कंसिस्टेंट रहता था प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। एंड प्रीलिम्स जब पास में था तब मेरा 9 आवर्स हो जाते थे। एंड उससे पहले तो जॉब के साथ तो और ही कम आवर्स रहते थे। मैं कोशिश करती थी कि मैं 4-5 आवर्स डेली पुट करूँ एंड वीकेंड्स में थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाते थे 10 उसमें। नहीं तो जब थोड़ा-सा मैंने छुट्टी वगैरह ले रखी थी तो प्रीलिम्स के टाइम पे तो मैं ऐसे ही जैसे 2 मंथ्स बिफोर 8 साढ़े 8 घंटे, फिर धीरे-धीरे वो 9 साढ़े 9 घंटे ऐसे ही था। एंड इससे ज़्यादा शायद चाहिए भी नहीं। अगर आप एक ही चीज़ पे टिके रहोगे, मल्टीपल चीज़ आपको पढ़नी है तो ऑब्वियसली आपको शायद ज़्यादा टाइम लगेगा, आप डबल पढ़ रहे हो तो। और जैसे मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो एमएनसी की जॉब्स छोड़ के आते हैं, फिर उनके बाद में थंबनेल बनते हैं कि इतने का पैकेज छोड़ के आए, इतने का है। सो व्हेन यू थॉट ऑफ डूइंग यूपीएससी, तो ये प्लान नहीं था कि हम कॉर्पोरेट लाइफ या कॉर्पोरेट जॉब को क्विट करके और फिर फुल टाइम इसमें आएँ? और क्यों आपने उसको प्लान बी को साथ में रखा टिल योर प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स से कुछ टाइम पहले आपने जॉब क्विट करी आई गेस? यस सर। तो उसका क्या साइकी थी? सर पहली बात तो मेरे जॉब में करते हुए भी कोई बहुत टाइम नहीं हुआ था। मैं 2021 से स्टार्ट किया था ग्रेजुएशन के बाद से। तो मैं चाहती थी कि एटलीस्ट 1 ईयर तो एटलीस्ट मेरा हो ही जाए एक्सपीरियंस। एंड थोड़ा-सा उससे ज़्यादा हो गया। मैंने इंटर्नशिप भी वहाँ की थी एंड इट वाज़ अ गुड जॉब।
तो मैं चाहती थी कि मैं उसके साथ कंटिन्यू करूँ। जब मुझे लगा कि अनमैनेजेबल हो गया है तब मैंने उसको छोड़ा। तो सर बट ऐसा कुछ नहीं था कि प्लान बी या कुछ बट जब मुझे लग गया कि मुझे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आया कि नाउ आई कैन डू इट तो मैंने छोड़ दी बट इट वाज़ अ गुड जॉब आई लाइक डूइंग इट सो इसलिए ये करा। So for the students, just to let you know that she will be getting IPS and she will be giving her second attempt this time only for IAS, of course. So what will be your strategy on optional के लिए? What will be the new things you will be adding into your preparation this time? सर जैसे लास्ट टाइम मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल में केवल एक टेस्ट लिखा था मेरे फिर इस बार मैं ज़्यादा टेस्ट लिखने वाली हूँ एंड मैं कंटेंट को रखूँगी जो 500 प्लस क्लासेस में है क्योंकि अभी वही तो सही से मेमोराइज नहीं हुआ है तो मैं न्यू बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है मैं उसी उसी पे ही टिकी रहूँगी एंड उसमें जैसे सर की बुकलेट्स दिया था सर ने करंट अफेयर्स वाली मैं उनको कंसोलिडेट उसमें ऐड कर सकूँगी और मैं टेस्ट ज़्यादा फोकस करूँगी लास्ट टाइम मेरे पास कंटेंट नहीं था अब मेरे पास कंटेंट है मैं उसी में वैल्यू एडिशन करके और टेस्ट लिखने पे ज़्यादा फोकस करूँगी प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करूँगी ठीक है। I think it is enough because Any message for people who will be giving this year's prelims and you will also be giving but ठीक है but you have an extra edge over them तो any advice for them और लास्ट के जो भी 45-50 days बचे हैं उसमें कैसे उनको नेविगेट करना चाहिए? सर मैं इसके लिए यही बोलना चाहूँगी कि आप स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करें अगर आप वो वाले क्वेश्चंस गलत करके आते हैं जो बाकी सब सही कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन सही करने होंगे जो बाकी किसी को आते नहीं हैं तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट है इससे अच्छा आप स्टैटिक पे फोकस कर लें और सारे आसान आसान क्वेश्चन तो आपको सही करने हैं सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे मैंने देखा है कि करंट अफेयर्स में बहुत लोगों को फोमो होता है बट आप ये चीज़ जानें जो आप कर रहे हैं वही सब कर रहे हैं आप नया करने का और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है आप करंट अफेयर्स के पीछे भागेंगे और स्टैटिक को इग्नोर करेंगे तो आप ही देख लीजिए फिर मतलब एंड लास्टली आप टेस्ट से डिसहार्टन ना हो मार्क्स मे बी शायद टेस्ट में नहीं आए बट इट इज़ नॉट एन इंडिकेटर ऑफ योर एक्चुअल परफॉर्मेंस मेरे मेंस में भी ऐसा हुआ जिसमें जहाँ मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे वहाँ मेंस में मेरे उस एरियाज़ में कम आए हैं मार्क्स जीएस में भी एन एसए में भी एंड जिसमें मेरे नहीं आते थे उसमें मेरे भर भर के मार्क्स आ गए हैं तो टेस्ट इज़ नॉट एन इंडिकेटर इट इज़ फॉर यू टू लर्न आप उसको उसी तरीके से ट्रीट करें एंड PYQs को प्लीज़ इग्नोर मत करिए PYQs आप मैं एक बार नहीं कम से कम आप 3-4 बार लगा लीजिए आपको वही केवल यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं टेस्ट में भी आप नहीं है आपको डिसहार्टन नहीं होना है और लगे रहिए स्टैटिक पे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए ये इससे ज़्यादा और कुछ मैं तो नहीं करूँगी आप जो भी आप बाकी आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हैं I would just say that you are a very classic example of the fact that if you have a right strategy, you can shorten the time taken to achieve your goals. और जो तुम स्ट्रैटेजी जितनी भी बातें तुमने बोली ना वो परफेक्ट मैच होती हैं जिस तरह से मैं स्टूडेंट्स को गाइड करने की कोशिश करता हूँ चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो प्रीलिम्स में भी स्टूडेंट्स बहुत परेशान रहते हैं मैं उनको बार बार ये चीज़ समझाता हूँ कि तुमको वो सारे क्वेश्चन सही करके आने हैं जो सही होने चाहिए सबके तभी आपके चांसेस बनते हैं बट प्रॉब्लम वही है कि मार्केट में इतना नॉइज़ है यूपीएससी की प्रिपरेशन में इतना नॉइज़ हो गया है कि सब लोग उस नॉइज़ में पजल्ड हो गए हैं और जो बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट चीज़ें हैं उसको करने के लिए बहुत कम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड दैट इज़ द प्राइमरी रीज़न कि आप लोग अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पा रहे एंड इन फ्रंट ऑफ यू मुस्कान इज़ देयर शी हैज़ डन इट विद द जॉब शी हैज़ डन इट इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट एंड रियली it is commendable. So Muskan, congratulations once again, and your message and your success will be a motivation for all those who want to crack this exam in first attempt and who have this surrounding noise कि भैया UPSC तो 3-4 साल लेता है, but that is not the case, and that particular success of yours will make them and give them an answer to go with. thank you so much sir